तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ग्राफ के बाद फिर हमारा अगला पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। हालांकि मोशन अंडर ग्रेविटी जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। किसी पार्टिकल को हम हवा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है। अब ये जरा मुझे सोच के बताओ कि अगर हम किसी पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं हवा में, तो उस पार्टिकल का पाथ क्या हो सकता है। मान लो किसी पार्टिकल को हम हवा में थ्रो कर रहे हैं, तो उसका पाथ क्या क्या हो सकता है, बोलिए। आर्टिकल को अपवर्ड कहीं भी थ्रो कर रहे हो पार्टिकल को, हवा में कहीं भी थ्रो कर रहे हो, तो मैं बस ये पूछ रहा हूं कि पार्टिकल का पाथ क्या क्या पॉसिबल है। प्रोजेक्टाइल मोशन में दो एजम्पशंस रहेंगे। ठीक है। दो एजम्पशंस कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला एजम्पशन है कि जो एयर ड्रैग है, मतलब हम एयर का कोई भी फ्रिक्शन नहीं लेंगे, एयर ड्रैग इज अब्सेंट, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन रहेगा तो फिर चीजें सब बदल जाएंगी। और दूसरा एजम्पशन ये है कि जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, तो ये जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि तभी हम ग्रेविटी को कैसा ले सकते हैं, मतलब हम प्रोजेक्टाइल को इतनी स्पीड से नहीं फेंकने वाले हैं कि वो अर्थ के कंपैरिजन में हाइट कवर करने लगे। तो ये दो एजम्पशंस हमारे होल्ड करेंगे, इन्हीं एजम्पशंस के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी चीजें बोल रहे हैं ये दो तो इंक्लूडेड मान के चलो। अब देखो, किसी भी पार्टिकल को हम हवा में फेंक रहे हैं तो उसके दो ही पाथ पॉसिबल हैं। या तो वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और या वो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में जाएगा। ये ध्यान रखना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में दो ही पाथ पॉसिबल है। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका सिर्फ यही काम नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो वहां भी काम आएगा। ठीक है ना। या इलेक्ट्रिक फील्ड में 50 पार्टिकल का मोशन पढ़ेंगे तो भी वहां काम आएगा कि अगर कांस्टेंट फील्ड है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो दो ही पाथ पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। अब मुझे जरा सोच के बताओ कि स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जाए, इसकी क्या कंडीशन होगी। हमें एक पार्टिकल को फेंकना है इस तरह से कि उसका पाथ स्ट्रेट लाइन बने, तो कैसे फेंकना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा अंडर द ग्रेविटी। हाँ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उसका। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ही, एक्सीलरेशन तो हो ही गया कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बाद भी और क्या चीजें हैं। देखो, अगर हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ये बताओ। जैसे कि हम किसी पार्टिकल को सिर्फ ड्रॉप कर दें अपनी जगह पे, तो अगर सिर्फ ड्रॉप कर देंगे तो क्या उसकी वेलोसिटी जीरो है और वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे किसी बिल्डिंग की हाइट से हम पार्टिकल को छोड़ दें तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा सर। और स्ट्रेट ही लाइन होगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि बिटवीन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। बताओ, अगर हम पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो पाथ कैसा बनता है। पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं ऊपर की लाइन तरफ, बनेगा। या पार्टिकल को नीचे की तरफ वेलोसिटी देते हैं, ऊपर की तरफ देते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन जाता है और फिर स्ट्रेट लाइन में ही वापस आता है, और नीचे वेलोसिटी देंगे तो भी उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। तो तीन कंडीशन है जिसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा। कौन कौन सी कंडीशन है। या तो हम उसको वेलोसिटी दे ही नहीं, और अगर वेलोसिटी दे रहे हैं तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कितना एंगल हो, 0 डिग्री एंगल हो या 180 डिग्री एंगल हो, तो इन दोनों सिचुएशन में उसका पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा जितने भी केस हैं वो पैराबोला है।
इसके अलावा पार्टिकल को कहीं भी थ्रो कर रहे हैं तो उसका पाथ पैराबोला है। इफ एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड a वेक्टर is not equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है ना, एंड ऑब्वियसली u नॉन जीरो। बोलिए। यस सर। तो सबसे पहला ये समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ कैसे कैसे बन सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं वन डायमेंशन मोशन में, ठीक है। अब बचा हुआ है ये वाला पार्ट, सिर्फ कौन सा, पैराबोला वाला पार्ट, ठीक है। तो आगे बढ़े इसमें। जब बोलना हो तब आप माइक म्यूट करिए, नहीं तो माइक को म्यूट रहने दीजिए, डिस्टरबेंस होता है। मान लेते हैं कि हमने पार्टिकल को पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। और क्योंकि ये 2 डायमेंशन मोशन है इसलिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कंसीडर कर लिए हैं। जिस पार्टिकल को हमें थ्रो करना है उसको हम यू पॉइंट से थ्रो करेंगे, ओ पॉइंट से थ्रो करेंगे, यू वेलोसिटी से और थीटा एंगल से। देखिए, एंड लेट अस सपोज कि इस पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। देखो, एक बात मैंने जो शुरू में ही बोली थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन है। 2 डायमेंशन मतलब कि एक मोशन चलेगा एक्स डायरेक्शन में और एक मोशन चलेगा वाई डायरेक्शन में। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी 2 डायमेंशन मोशन है, मुद्दे की बात यह है कि 2D मोशन, कोई भी 2D मोशन होगा, ठीक है ना, ये 1D मोशन प्लस 1D मोशन होगा। मतलब कॉन्सेप्ट इसमें 1 डायमेंशन के ही लगने हैं। एक 1D मोशन हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है और एक 1D मोशन हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे समझ के चलो कि हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलेगा और एक क्वेश्चन हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेगा। दोनों क्वेश्चन हमको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने हैं, ठीक है। बस ये कि उनको हम कंबाइन कर देंगे, इतना ही फर्क है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मान लो कि हमने एक बॉल को थ्रो किया, कहां से, ओरिजिन से। अब जरा इमेजिन करो, इमेजिन ये करो कि मान लो सामने से लाइट आ रही है। अभी बताओ कि अगर सामने से लाइट आ रही है और पीछे जो है वो वॉल है, तो क्या वॉल के ऊपर शैडो नजर आएगा बॉल का? जब वो बॉल जब वो बॉल मूव कर रही होगी, बॉल यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करते हुए जा रही है, तो बॉल का शैडो नजर आएगा। शैडो का मूवमेंट कैसा होगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। शैडो पहले ऊपर जाएगी, क्यों भाई? ऊपर की तरफ जाएगी, पहले ऊपर की तरफ जाएगी और फिर उसी रास्ते को फॉलो करते हुए नीचे आएगी। होगा या नहीं होगा? तो ऐसे समझ लो कि वो क्वेश्चन हमारा हो गया वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन। और इसी तरह से इमेजिन करो, मान लो ऊपर से भी लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है। तो अगर ऊपर से भी सनलाइट आ रही है तो उसी बॉल का ग्राउंड पे भी तो शैडो बनेगा। तो ग्राउंड पे जो शैडो बनेगा वो कैसा चलेगा, क्यों भाई? आगे की तरफ, एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ राइट साइड में चलेगी। तो बस तुम्हें दिमाग में सिंपली हमेशा ये बिठाना है, कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे, कि पहले तो घबराओ नहीं कि 2D मोशन है 3D मोशन है। 2D हो 3D हो कुछ भी हो, मतलब 2 ही ऑप्शन है, 2D या 3D। तो 2D मोशन का मतलब होगा कि 2 1D मोशन का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से अगर 3D मोशन होगा तो वो 3 1 डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। हमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करना है। तो अलग अलग करने के लिए हमको इनको अलग अलग करना भी पड़ेगा। तो अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर्स का सहारा लेते हैं। वेक्टर्स हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं। इस डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि वेलोसिटी u cos थीटा है, और इस डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि वेलोसिटी u sin थीटा है। बोलिए। अब तुम सिंपली मुझे ये बताओ कि अगर हमने किसी पार्टिकल को हवा में फेंका है, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? इस प्रोजेक्टाइल पे एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? डाउनवर्ड। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या? नहीं है। एक्सीलरेशन सारा का सारा वाई डायरेक्शन में है। तो ये बताओ कि अगर हम किसी पार्टिकल को वेलोसिटी देते हैं ऊपर की तरफ u sin थीटा,
तो इस पार्टिकल का मोशन कैसे होगा? क्या ये पहले ऊपर जाएगा? क्यों भाई? रुकेगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो जब ये वापस नीचे आएगा तो वापस आने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? टकराने के ठीक पहले क्या उतनी ही होगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे, बताओगे? ये तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में किया हुआ है भाई। 2u sin theta by g। सर क्या इसका टाइम ऐसे याद रख सकते हैं कि 2u y अपॉन ए वाई? बोलिए। और ये बन जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। बोलिए, इस लाइन में किसी को डाउट है तो कैसे लिख दिया डायरेक्ट? मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। वेक्टर को उसका वो लिया है ना सर, क्या बोलते हैं अरे बेटा, ये मैंने वही पुरानी चीज लिखी है कि अगर हम u स्पीड से किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम बराबर होता है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहले u आपने अपॉन बताया जी कि जाने का टाइम हो गया, u अपॉन जी आने का टाइम हो गया, तो टोटल टाइम क्या लिखते हैं? 2u अपॉन जी। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे u की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? u साइन थीटा। बस। एच मैक्स कितना होगा? एच मैक्स मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर होना चाहिए। यू इसका तो इसको लिख सकते हैं u y स्क्वायर अपॉन 2g। यस सर। हो जाएगा u स्क्वायर यस सर, ये होगा सर। साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन अपॉन थीटा 2g। बटे जी। 2g सर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी ही है। सर हाँ। सर ये जो u sin थीटा से ऊपर फेंका है, तो सर नीचे जब वो जमीन को टच करता है तब भी u sin थीटा हर हर केस में रहेगा। हाँ, मतलब हर केस का मतलब ये है कि जब वो जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन सिमेट्रिक होते हैं ना। जिस चलिए, पॉइंट से अगर गया मतलब है, सेम डिस्टेंस हो गए तो। हाँ सेम लेवल पे है तब। मान लो आगे पीछे होगा तब थोड़े ना होगा। ओके। और एक्स डायरेक्शन के अलोंग क्या कहेंगे? एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या? एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो जो यू एक्स है वो एक तरह से कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं रेंज। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना आएगा? तो इस रेंज को लिख सकते हैं हम लोग यू एक्स इंटू टाइम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सीधे सीधे यूटी हो गया। और यूटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2ux यू वाई अपॉन जी। और वैल्यू डाल दोगे तो यही आ जाता है किसके इक्वल? सॉल्व करके यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जो भी लिख रहे हो, जहां कंफ्यूजन हो बता देना, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो जहां कंफ्यूजन हो पूछ लेना भाई। सर ये यू एक्स इंटू टी को डायरेक्ट कैसे सर कन्वर्ट किया आपने? ये टी रख दिया, ये वाला टी उठा के यहाँ रख दिया। अच्छा ठीक है। टाइम देखो, दोनों मोशन में खास बात क्या है? दोनों मोशन में खास बात ये है कि दोनों का टाइम सेम है। क्यों भाई? हाँ जैसे सर। मैंने कहा कि दोनों शैडो एक साथ ही तो पहुंचेंगी। यस सर। तो टाइम दोनों का सेम है, बस मोशन भले ही अलग अलग हो रहा हो। ठीक है सर। और फिर यू एक्स की वैल्यू रखेंगे यू कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू रखेंगे यू साइन थीटा। तो इसमें साइन 2 थीटा बन जाएगा ना। यस सर यस सर। फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो बेसिक बात हो गई। ठीक है, देखो नोट करो।
अब देखो प्रोजेक्टाइल बेसिक तो इतना ही है, बेसिक बेसिक बातें तो यही हैं, बट प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चंस भी खूब आते हैं और छोटी छोटी बातें भी बहुत सारी हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम अलग से लिखते हैं फिर। जैसे फर्स्ट पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ये जो प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले आते हैं वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u थी थीटा एंगल पे। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी कि 0 होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे, तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे x वाली वेलोसिटी u cos थीटा होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे y वाली वेलोसिटी 0 होगी। होगी कि नहीं होगी? y डायरेक्शन पे वेलोसिटी 0 हो गई है। अच्छा, फिर आते हैं जब ये टकराने वाला है ग्राउंड से, उस वक्त x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, तो x डायरेक्शन वेलोसिटी तो वाली तो अभी भी कितनी है? u cos थीटा। और y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी u sin थीटा नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि जब ये ग्राउंड से टकराएगा यहाँ पे, क्यों भाई, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बना रही होगी जितना एंगल ये जाते समय बना रही थी। ठीक है, बीच में अगर कहीं बात की जाए तो बीच में इसकी वेलोसिटी इनिशियल वाली स्पीड से कम होगी कि ज्यादा होगी? बीच में जो स्पीड होगी v, वो u से कम होगी कि ज्यादा होगी? यूज कम हो। कम होगी ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो मान लेते हैं कि बीच में जो एंगल बनेगा अल्फा, ये अल्फा जो है ये थीटा से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बताते जाओ भाई। छोटा होगा। डेफिनेटली छोटा होगा ना, यस। अल्फा थीटा से डेफिनेटली छोटा होगा। और क्या ये बोल सकते हैं कि उसका y कंपोनेंट कम हो जाएगा लेकिन x कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा ना? x कंपोनेंट कितना है? v cos अल्फा। तो x कंपोनेंट किसी भी टाइम पे u cos थीटा के इक्वल आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्टाइल में किसी भी मूवमेंट पे x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो हमेशा सेम है। मतलब ये हुआ इसका कि जो x डायरेक्शन में शैडो चल रहा है, x डायरेक्शन वाला शैडो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हर एक मूवमेंट पे कांस्टेंट ही रहेगी। कितनी रहेगी? तो वो भी बोल सकते हैं कि u cos थीटा के बराबर रहेगी किसी भी मूवमेंट पे। y वाली वेलोसिटी जो है वो पहले कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो रही है और फिर नीचे की तरफ बढ़ रही है ऐसा? जाते समय y वाली वेलोसिटी कम हो रही है और आते समय y वाली वेलोसिटी बढ़ रही है। y वाला कंपोनेंट जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है भाई। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है वेलोसिटी कम होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है और फिर जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, बोलिए। यस सर। पॉइंट नंबर टू में आते हैं कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज पे थ्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? तो रेंज वाला जो फॉर्मूला है वो है u² sin 2 थीटा अपॉन g।
और अगर हमें इसको मैक्सिमम करना है तो इसका मतलब है कि साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करो, और साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो ये 1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक बात ये याद रखनी है, या हो सकता है याद ही होगी, तो बहुत पॉपुलर रिजल्ट है। और मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, तो मैक्सिमम रेंज आती है यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी मैक्सिमम रेंज होगी। देखो साथ साथ नोट भी करते जाओ, जो बातें एकदम सीधी सीधी हैं। थर्ड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज सिमेट्रिक with respect to upward and downward journey. A projectile is symmetric with respect to upward and downward journey. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, मान लेते हैं कि इसको हमने पॉइंट ओ से फेंका है, हाईएस्ट पॉइंट इसका ए है, और वापस से ये बी पॉइंट पे आ रहा है, और बीच में हम इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बीच में ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अच्छा ये बताओ टोटल टाइम कितना है प्रोजेक्टाइल का? टोटल टाइम है यू साइन थीटा अपॉन जी। बताइए, क्या ये बोल सकते हैं कि टाइम ओ से लेके ए तक का टाइम वही है जो टाइम ए से लेके बी तक का है? मतलब जितना टाइम इसको ओ से ए जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको ए से बी आने में भी लगेगा। बोलिए, इसको समझने में कोई डाउट? यही नहीं, ओ से सी तक का जो टाइम है ये बराबर होगा, बताओगे कौन से टाइम के? डी से बी तक। डी से बी तक के टाइम के बराबर होगा। यही नहीं, सी से ए तक का जो टाइम है ये बराबर होगा किसके? ए से डी तक के। ए से डी तक के टाइम के बराबर होगा। अब ये है तो बहुत छोटी सी बात, बट हम लोग जब यूज करेंगे क्वेश्चन में तब मैं तुमको याद दिलाऊंगा कि देखो इसी पॉइंट का यूज करके, मतलब वही है कि जो क्वेश्चन इक्वेशन से थोड़ा टाइम लगा के होगा ऐसे को ओरली हो जाए, कई सारे क्वेश्चन है, तो ये छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रहेगा। सिमेट्रिक है ये। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ एक जैसे हैं, जैसे स्पीड यहाँ पे कम हो रही है वैसे ही स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है, तो टाइम बराबर लगेगा। पॉइंट नंबर 3 बताइए, क्लियर? यस सर। और आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में जब एंगल थीटा 45 से कम होगा तो रेंज की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब इसमें एक खास बात है। खास बात यह है कि अगर हम इस इक्वेशन में थीटा को रिप्लेस कर दें 90 माइनस थीटा से, तो हमको नई रेंज जो मिलेगी आर डैश, थीटा की जगह हमको लिख देना है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो क्या ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, बोलिए, अपॉन जी। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है, क्यों भाई? तो इसका मतलब है कि जो ये आर डैश है ये आर के ही इक्वल आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 से किसी और एंगल पे थ्रो करते हैं तो थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा एंगल पे
रेंज सेम आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा एंगल पे और 90 माइनस थीटा एंगल पे रेंज सेम आ रही है। इस बात को आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। इसमें से एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने थीटा पे थ्रो किया है, और एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने कितने एंगल पे थ्रो किया है, 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया है। और इन दोनों केसेस में आप देखो तो रेंज सेम है, लेकिन ऑब्वियसली हाइट जो है वो अलग अलग आएगी। एक की हाइट h1 आएगी और एक की हाइट h2 आएगी। टाइम भी दोनों का अलग अलग होगा, स्पीड दोनों की सेम है। तो ऐसे बता सकते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल का टाइम होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, और दूसरा प्रोजेक्टाइल जो ज्यादा हाइट कवर कर रहा है उसका टाइम ज्यादा होगा, तो उसकी जगह हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इन दोनों टाइम का रेशियो निकालें तो इन दोनों टाइम का रेशियो किसके बराबर आएगा, tan थीटा के। इसी तरह से अगर हम हाइट लिखें, पहले वाले की हाइट होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g, और दूसरे वाले की हाइट होगी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इनकी हाइट का रेशियो क्या आएगा, हाइट अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, लेकिन रेंज सेम है, तो हाइट का रेशियो tan स्क्वायर थीटा आएगा। बताइए पॉइंट नंबर 4 क्लियर है। यस सर। तो जैसे मान लो कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं, तो और किस एंगल पे थ्रो करेंगे तो सेम मिलेगा, 90 माइनस 30 कितना, 60 डिग्री पे। इसी तरह से बताओ अगर 40 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं तो और किस एंगल पे रेंज सेम मिलेगा, 50 डिग्री पे मिलेगा, ठीक है ना। या ऐसे कह लो कि 25 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं तो दूसरा वाला 90 माइनस 25 75 पे मिलेगा। तो एक बात का और ध्यान रखो, एक बात का और ध्यान रखना, एक और बात कौन सी, कि इन सारे एंगल का जो बाइसेक्टर है वो 45 डिग्री है। चेक करो है क्या, इन सारे एंगल्स का बाइसेक्टर 45 है। इन सारे एंगल्स का बाइसेक्टर 45 है। मतलब अगर 30 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं तो 30 डिग्री का मतलब हुआ कि बाइसेक्टर से कितने एंगल पे, 15 डिग्री पे। और अगर 60 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं, 65 होगा सर, यहाँ 25 नहीं होगा। 25 डिग्री है और सॉरी 65 ना, ठीक 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 65। तो अगर हम 60 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं तो भी 45 डिग्री वाली लाइन से तुम देखो तो 15 डिग्री ही आ रहा है। तो खास बात यह कि इन सभी एंगल्स का बाइसेक्टर कौन है, 45 डिग्री वाली लाइन। 45 पे थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम रेंज है, उससे थोड़ा कम या उतना ही ज्यादा पे थ्रो करेंगे तो हमको रेंज सेम मिल रही है ऐसा। ये बात ध्यान रहेगी, ये जो मैंने नीचे लिखी हुई है, यस सर लिख लिया 45 से जितना पीछे और 45 से उतना आगे रेंज सेम होगी। 45 से कम और 45 से ज्यादा रेंज सेम आएगी। नोट कर लिया क्या यहां तक। यस सर। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करो।
three particles are projected from the same point and their paths are as shown. Compare their horizontal and vertical component of velocities of projection. Compare मतलब कम ज्यादा बताना है, किसका horizontal ज्यादा, किसका horizontal कम, किसका vertical ज्यादा, किसका vertical कम. Decreasing order या increasing order में उनको arrange करो. जो ABC लिखा है ये U है ना? नहीं, ABC पार्टिकल्स के नाम है, U के बारे में हमें नहीं पता है, वही तो पता करना है. U के बारे में हमें नहीं पता है, बस खाली हमें उनके पाथ दिए हुए हैं, जो पाथ वो फॉलो कर रहे हैं. ABC पार्टिकल्स हैं, इनके वेलोसिटीज के बारे में बताना है, कम ज्यादा कौन है. तीनों में क्या सिमिलरिटी तुमको लग रही है देखने में? कुछ तो लग रहा होगा ना, कुछ कुछ तो खास बात होगी ना, देख के बता सकते हैं. जो ए और बी में क्या कॉमन है? BC में कॉमन है सर, उनकी रेंज बराबर है. करेक्ट. ए और बी में? A और B में सर उनकी हाइट बराबर है, रेंज नहीं बराबर है. हाँ, तो अब ये बताओ कि अगर हाइट बराबर है ए और बी की, तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे? अगर हाइट बराबर है दो प्रोजेक्टाइल की, हाइट किस पे डिपेंड करती है? फॉर्मूला देखो तुम्हारे पास है ना. हाइट प्रोजेक्टाइल की किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे ही तो करती है. sin स्क्वायर थीटा, मतलब यू साइन थीटा पे. हाँ u sin थीटा. इनका वर्टिकल प्रोजेक्शन के बारे में क्या कहोगे? तो ऐसे बोल सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में ए का और वाई डायरेक्शन में बी का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होना चाहिए. अच्छा, अब जरा कंपेयर करें अगर बी और सी को, तो हाइट किसकी ज्यादा है? हाइट बी की ज्यादा है. ज्यादा है C का में. तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो सी के वर्टिकल प्रोजेक्शन से ज्यादा होगी. बताइए, ये जो लाइन मैंने लिखी है क्लियर है? अच्छा, इनका ए और बी का टाइम बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर ही होना चाहिए, आगे पीछे है. और ये टाइम सी से ज्यादा भी होगा. यस सर. ठीक. अब अच्छा ये बताओ कि ए और बी में से टाइम दोनों का बराबर है, लेकिन बी ने एक्स डायरेक्शन में ज्यादा डिस्टेंस कवर की है ए के कंपैरिजन में, तो एक्स कंपोनेंट किसका ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा, A का कम होगा. बी वाले का हो. एक्स B और C बराबर रहेंगे और A वाला कम रहेगा. अरे एक सेकेंड, इतनी जल्दी मत नतीजे पे आ जाया करो. रुको थोड़ा, एक एक स्टेप बढ़ो. पहले ए और बी को डिसाइड कर लेते हैं. ए और बी में से ये तो पक्का हो गया ना कि बी का एक्स कंपोनेंट तो ए B के ज्यादा एक्स रहेगा. कंपोनेंट से ज्यादा B का होगा. ज्यादा रहेगा. बोलिए. यस सर. यस सर. ठीक है. अब मैंने ये पूछा कि बी और सी में अगर आए हम लोग, बी और सी में, तो सी का टाइम भी कम है. बोलिए. भी कम है. और बी और सी में हाइट एक्स डायरेक्शन में, दोनों ने एक्स डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर किया है. ध्यान से सुनना. हाँ सर. लेकिन सी ने टाइम कम लिया है, तो एक्स कंपोनेंट किसका ज्यादा होगा बी और सी में से? ज्यादा होगा. इसका. B का. सी का एक्स कंपोनेंट बी से ज्यादा होगा. मतलब पूरा लिखें तो ये हो जाएगा. जल्दबाजी नहीं करो, इतने जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा.
कैसे लिखा ये मैंने ये बोला सिर्फ कि बी और सी में से टाइम किसको कम लग रहा है, बताओ। सी को। सर सी को कम लग रहा है। सी को टाइम कम लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो बराबर कवर कर रहे हैं, तो सी कम टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सी ज्यादा होगा ना, तभी तो। हाँ बताइए, इन दोनों को कंपेयर करो। जी सर। आया समझ में, नहीं आया? सर आ गया। आ गया सर। तो ये वो वर्टिकल वाला क्या है? वर्टिकल वाला तो आसान है। वर्टिकल वाला कंपोनेंट सीधे सीधे हाइट से प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो हाइट होती है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या लिखते हैं? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है uy² / 2g। जी। तो जिसकी हाइट बराबर है उसका y कंपोनेंट बराबर होगा, और जिसकी हाँ, हाइट ठीक। ज्यादा है उसका y कंपोनेंट कम होगा। y कंपोनेंट बताना तो सबसे आसान है। a और b की हाइट बराबर है, इसलिए a और b का कंपोनेंट बराबर हो गया, और c की हाइट से ज्यादा है तो c का y कंपोनेंट कम हो गया। यस। ठीक है, बताइए। यस सर। और देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। A projectile is thrown at an angle 53 degree such that it is found at same height. It is found at same height after 4 seconds and 6 seconds of projection. तो हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज। करो। बताओ, कोई भी आंसर आए तो। सर टाइम आएगा 10 सेकेंड और यू आएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड, और एच मैक्स में सर कैलकुलेशन हो रही है ज्यादा यू स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो। यू 62.5 मीटर पर सेकेंड आया है। टाइम तो सही बताया है। टाइम तो सही बताया है भाई। क्या कह रहा है? प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है कितने एंगल पे? प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है 53 डिग्री एंगल पे, और क्वेश्चन में कह रहा है
कि थ्रो करने के 4 सेकंड और 6 सेकंड पे सेम हाइट पे है। तो मान लो हमने t0 पे थ्रो किया, तो इसका मतलब है कि t इक्वल टू 4 पे और t इक्वल टू 6 पे सेम हाइट पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड। तो यहां से यहां आने में भी कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड ही लगेंगे। तो इसका मतलब है जब ग्राउंड पे टकराएगा तब टाइम 10 सेकंड हो रहा होगा। तो कैपिटल टी तो आ गया 10 सेकंड। अब कैपिटल टी को लिख दो 2u साइन थीटा अपॉन जी। थीटा की वैल्यू मालूम है कितनी है, 53 डिग्री। तो 10 इज इक्वल टू, बोलो बोलो। ये आधा मेरा 20 आ गया था ना, वो मतलब 0 पॉइंट से लेकर 10 तक पूरा नहीं काउंट करेंगे, 6 इधर फिर 4 फिर 6 फिर ऐसे जोड़ेंगे नहीं पूरा। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अभी अंग्रेजी है, क्या बताएं बताओ, यही मतलब हुआ इसका। इट इज फाउंड एट सेम हाइट आफ्टर 4 सेकंड एंड 6 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब फेंकने के 4 सेकंड बाद और 6 सेकंड बाद सेम हाइट पे है। तो फेंकने के 4 सेकंड बाद और फेंकने के 6 सेकंड बाद, तो यहां से आप देखो u कितना बनेगा, 62.5 मीटर पर 250 अपॉन 4 है या 125/2 मीटर पर सेकंड। अच्छा एच मैक्स निकालना हो 125 मीटर आ रहा Yes. तो एच मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलो कर लेना कैलकुलेशन, है हो जाएगा। बाकी समझ में तो आ गया ना क्या था। और रेंज निकालने के लिए यस सर। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसमें 2 थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो इसको अलग अलग कर देना, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कर देना। ठीक है, बताइए भाई सभी लोग। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, रेंज 375 मीटर आ रही ठीक है। A ball is to be thrown at 10 meter per second such that it hits a target at a distance 5√3 meters. Then time of flight of ball may be, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 0.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, √3 seconds and none of these. है। मेरा है 1 सेकंड 1 second आ रहा है sir. बताइए भाई।
क्या आ रहा है? बी ऑप्शन आएगा 2 सेकंड। None of these. हम्म, 1 सेकंड आ रहा था। सभी ने कर लिया? बताइए भाई। यस सर 2 सेकंड आएगा बी ऑप्शन। 2 सेकंड आ रहा है? हाँ तो पता नहीं, गलत भी हो सकता है। तो मेरा 1 सेकेंड आ रहा। सर मेरा भी 1 सेकंड। आंसर इस क्वेश्चन का सी है। आंसर इस क्वेश्चन का सी है। आ रहा है किसी का सी? बता दीजिए कैसे किया, नहीं आ रहा है। भाई क्या क्या दिया हुआ है हमको इस क्वेश्चन में? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। और रेंज दिया हुआ है कितना? 5√3 मीटर। तो रेंज वाला अगर फॉर्मूला लगाएं, रेंज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी को भी 10 ले लेते हैं, तो यहां से साइन 2 थीटा कितना आता है? √3/2। 2 तो अगर हम यहाँ से 2 थीटा को लिखते हैं कितना? 60 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा? 30 डिग्री। लेकिन बस यहीं पे ध्यान रखना, थीटा 30 भी हो सकता है और थीटा 60 भी हो सकता है। क्यों? 45 के ऊपर 45 हाँ, सेक्टर वाली। रेंज दिया हुआ है ना। तो अब ये वाला प्रोजेक्टाइल लेना है कि ये वाला लेना है, ये तो उसने नहीं बताया। हाँ तो क्या होगा कि अगर आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री से टाइम निकालोगे तो आएगा 1 सेकेंड। लेकिन थीटा 60 से टाइम निकालोगे तो वो आएगा √3 सेकेंड्स। समझ में आया? क्यों भाई? हाँ सर। यस सर। सर पता कैसे चलेगा कि मतलब ऑप्शन में अगर 1 नहीं है? अच्छा अगर 1 भी रहा तब क्या करेंगे, अगर ऑप्शन में 1 भी रहता तो ऐसा भी कोई नहीं क्वेश्चन रहता? क्यों, ऐसा कोई क्वेश्चन क्यों बनाएगा भाई अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है? हम्म। ठीक है फिर। हाँ, तो जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से, चाहे 230 रख के आ रहा हो चाहे जब 60 हमने रख के आ रहा हो। जब हमको हाँ जब हमको साइन 2 थीटा दिया हुआ है ना, तो 2 थीटा से जैसे ही हम थीटा लिखेंगे तो हमको केयरफुल रहना है। बस ये है कि थीटा 30 भी हो सकता है, थीटा 60 भी हो सकता है। उसने नहीं बताया का मतलब यही होता है कि हमें चेक करना है दोनों तरफ से, दोनों चीजें चेक करनी है, ये है मतलब। हम्म, ठीक है ना? और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को फिर आप करना अटेम्प्ट। आंसर मैं बता देता हूँ क्या आएगा इसका। आया कुछ सर बता? 25 आ रहा है। अभी मत बताइए सर। हाँ करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, थोड़ा सा बस आंसर इसका 20√5 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, करना इसको अभी ट्राई तुम। अभी प्रोजेक्टाइल तो बस स्टार्ट ही हुआ है, बहुत सारी और भी बातें हैं इसमें, तो फिर चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। होमवर्क अभी प्रोजेक्टाइल में कुछ नहीं देता हूँ क्योंकि अभी पुराना बचा हुआ है। बोलिए। सर ग्राफ का क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है, चेक कर लीजिए सर। हाँ अभी देखता हूँ उसको। ठीक है। आज किया मुझ में साइन है क्या? ठीक है।